Good morning, class. Today we will start the chapter number 12, friction. Now, you have already learned about the force of friction in previous chapter, and a ball rolling along the ground gradually slow down and finally comes to the rest. And when we apply brake to any vehicle, so it automatically comes in a stop condition. Now, we know that it is due to the force of friction between the surface of ball or tire and the surface of the ground that oppose the motion of the ball which brings the moving ball to the rest. लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया था कि जब कोई बॉल को हम किसी ज़मीन से नॉर्मली लुढ़काते हैं या कोई व्हीकल है जो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में है उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, दोनों ही केस में आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली बॉल भी कुछ टाइम तक जाकर रुक जाती है और यहाँ हम जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण टायर मोशन में आते हुए रुक जाते हैं, यानी कि बस या व्हीकल रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किसी भी दो सरफेस के बीच में लगाया जाता है। बॉल रुकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स बॉल की सरफेस और रोड के बीच में वर्क करता है, जो कि बॉल की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेम उसी तरह बस में अगर आपने ब्रेक अप्लाइड की है तो ब्रेक शू और बस के जो ब्रेक्स होते हैं और टायर दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है और जिसके कारण बस रेस्ट कंडीशन में आ जाती है। तो जब आप बाइसिकल पे पेडलिंग करते हुए बाइसिकल को आगे बढ़ाते हैं और सडनली आप पैडल मारना बंद कर दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बाइसिकल स्लो हो जाती है और धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके द्वारा फोर्स लगाया हुआ बंद हो चुका है और पैडल मारने आपने जब बंद किए हैं तो ऑटोमेटिकली साइकिल के टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है उसके कारण वो साइकिल के टायर की स्पीड स्लो कर देता है और स्लो करते करते धीरे धीरे उसे रेस्ट पोजीशन में ले आता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और दो सरफेस के बीच में काम करता है तो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में है, विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, जो उस बॉडी की मोशन का अपोज करते हैं। मोशन मतलब अगर वो मूव कर रही है तो उसे आगे जाने से रोकते हैं। ठीक है, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा वो ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही होती है ऑब्जेक्ट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। नाउ कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या है? तो अपने सैंड पेपर को जब आपने देखा होगा, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करते हैं, ठीक है, तो वो स्मूथ नहीं होता, वो आपको थोड़ा सा खुरदरा सा लगेगा, है ना। दैट इज़ फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेस। रफ सरफेस जब होती है तो इसका मतलब है कि उसकी सरफेस प्लेन ना होते हुए उसके अंदर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं जिसे हम कहते हैं रफनेस। ठीक है, और वही रफनेस जब दो सरफेस के बीच में अप्लाइड की जाए तो वो इंटरलॉकिंग बन जाती है। इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे को रोक लेती है। ठीक है, और इसी तरह की इंटरलॉकिंग के कारण जो रफनेस अगर ज़्यादा हुई तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, और अगर रफनेस कम हुई तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है रफनेस पर। रफनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है और रफनेस कम है तो फ्रिक्शन कम है। द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इन द फॉर्म ऑफ टीनी हिल्स एंड वैलीज। मतलब हिल्स और वैलीज मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह से उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, जैसे कि ये, इसको हिल्स वैलीज कहेंगे। कहीं से ऊंचा हिस्सा है तो कहीं से अंदर गड्ढा है, कहीं से फिर ऊंचा है, तो ये हिल्स है और ये वैलीज है। ये हिल्स वैलीज जो सरफेस पे बने होते हैं, और जितनी ज़्यादा हिल्स वैलीज है उतनी ज़्यादा रफनेस कहलाती है। ठीक है, और इसे देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। व्हेन अ बॉडी, यानी कि एक वुडन ब्लॉक है, इज़ पुल्ड ओवर द अनदर वुडन टेबल, जब एक बॉडी या कोई भी वुडन ब्लॉक है जिसको आप दूसरी वुडन टेबल के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो हिल्स वैलीज प्रेजेंट है किसकी सरफेस पर? वुडन टेबल की भी और वो जो ब्लॉक है उसकी दोनों की सरफेस पर, दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती है। इंटरलॉक मतलब फंस जाना। देखो, इसकी हिल्स और वैलीज, इसकी जो हिल्स है इसकी वैली के अंदर फंस जाएगी, ये वाली सरफेस ऐसे फंस जाएगी, तो ये दोनों ही रफ है तो एक दूसरे के अंदर क्या होता है? फिक्स हो जाती है।
जिसके कारण इंटरलॉकिंग हो जाती है, और इंटरलॉकिंग किसी भी सरफेस के बीच में होने के कारण उस सरफेस को वो मोशन करने से रोकती है। अब ये दोनों आपस में देखो, ये टेबल है, इसका एक ये आपको दिखने में बहुत, ये भी प्लेन लग रहा है और ये भी प्लेन लग रहा है, बट जब आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे जूम करके तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट करता है जो आपको दिखाई नहीं देती, बट ऐसा होता है। इन दोनों की सरफेस के बीच में इस तरह से इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग के कारण ये वाला जो वुडन ब्लॉक है और ये जो टेबल है, इसके कारण वुडन ब्लॉक इस टेबल पे मूव नहीं कर पाता, मोशन करने से रोकते हैं, ठीक है। बट ये सरफेस जो रहती है ये काफ़ी छोटी होती है, हिल्स वैलीज, तो ये रोक तो रहता है, लेकिन हम अगर इस पर ज़्यादा फोर्स लगाए, हमारा फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके कारण ब्लॉक आसानी से मूव कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसे रोकती है, मोशन करने से रोकती है। नाउ ये डायग्राम से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी दो सरफेस के बीच में इस तरह से इंटरलॉक हो जाए एक दूसरे से, ठीक है, हिल्स और वैलीज आपस में एक दूसरे को सेट कर ले तो वो उसे आगे जाने से रोकती है, यानी एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मोशन करने से रोकती है, ठीक है। और ये जो रफनेस है ये काफ़ी छोटी होती है हमारे द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स के कंपेयर में, तो इसलिए ये आसानी से आगे की तरफ बढ़ता ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो काम करता है, ठीक है। नाउ मेजरिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे मेज़र करते हैं, तो आपने कई बार एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन करते हुए देखा होगा, जैसे टायर का रोड पर मोशन करना, इस तरह से वुडन ब्लॉक का खसकाना, कोई लगेज को जब हम खींचते हैं तो रोड सरफेस से उसका रब होना, तो ये फ्रिक्शन के कारण क्या है, दो सरफेस का आपस में कांटेक्ट होना, क्योंकि जब तक दो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है, उस इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो क्या हम इसे मेज़र कर सकते हैं, तो वी कैन मेज़र द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस by taking scale reading and marked on it at the point where the body just start to move, and let's measure friction by doing a simple activity। आप इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू इसे मेज़र कर सकते हैं। कैसे, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक को आपने रखा है एक टेबल पे, वुडन टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है, जिसकी ऑलरेडी सरफेस रफ है उस वुडन टेबल की। नाउ एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच किया है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एंड पुल द स्प्रिंग बैलेंस विथ अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस स्प्रिंग बैलेंस को अपने एक ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इस तरह से फोर्स अप्लाइड करके खींच रहे हो, ठीक है। पुल द स्प्रिंग बैलेंस अंटिल द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव, और तब तक इसको आपको खींचना है जब तक ये वुडन ब्लॉक मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। देखो, कोई भी चीज़ पर जब आप फोर्स लगाना शुरू करते हो ना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपका फोर्स जीरो होता है, वो चीज़ मूव नहीं करती। धीरे धीरे आप जब फोर्स बढ़ाते हो तब भी वो मूव नहीं करती है, लेकिन एक लेवल आता है जिसमें वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो आपको तब तक इस पर फोर्स लगाते जाना है जब तक ये मूव करना स्टार्ट न कर दें, ठीक है। नोट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पॉइंट जहाँ से ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया है वहाँ पर उस पॉइंट को आप, जहाँ पर भी इसकी स्केल पर ये पॉइंट है रेड कलर का मार्क है, इसे नोट कर लो, ठीक है, यानी कि रीडिंग ले लो। दिस गिव्स अस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बाय यूजिंग मेथड, एंड वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन दी एनी सरफेस। इस तरीके से आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता कर सकते हो। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है, पर्टिकुलर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में नॉर्मली एक सिंपल डिवाइस है जो जितना भी फोर्स इसकी सरफेस पर वर्क करता है, यहाँ पर जितना भी फोर्स बियर करता है, यहाँ से ये स्प्रिंग उतनी ही स्ट्रेच होती है, और जितनी ये स्ट्रेच होगी उतनी यहाँ पर मार्किंग देती है। ज़्यादा फोर्स लटकाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेच होगी, तो ये वेट के हिसाब से यहाँ पर जितना फोर्स आप दे रहे हो उसके हिसाब से ये स्प्रिंग स्ट्रेचिंग होती है, और स्ट्रेचिंग होने के कारण यहाँ पर ये मार्क जो दे रखा है वहाँ पर आकर ही ऑटोमेटिक जितना फोर्स इसने बेयर कर लिया वहाँ पर आके रुक जाती है, फिर वो रीडिंग हम इसे गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक आगे की तरफ एक मार्क या पॉइंटर लगा होता है, और पीछे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग वेट से ऑटोमेटिक खिंचाती है, और जैसे ही खिंचाएगी स्ट्रेचिंग आएगी, ये पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ता है और रीडिंग कहीं पर भी जहाँ पर वो रुक जाती है वहाँ से रीडिंग ले लिया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 3 टाइप: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू अ प्ले व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द surface of another but the actual motion has not started is called a static friction।
यानी कि ये एक ऐसा फ्रिक्शन है जो किन्हीं भी दो सरफेस पर लगाया जा रहा है, किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में लग रहा है, दोनों सरफेस में इंटरलॉकिंग हो चुकी है, पहली सरफेस दूसरी सरफेस को लॉक कर चुकी है, लेकिन इस फ्रिक्शन के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती, पहली ऑब्जेक्ट दूसरी पर मूव नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी टेबल को ले लीजिए, जब आप उस टेबल को खसकाने की कोशिश करते हैं तो इनिशियली आपका फोर्स 0 है। अब वो टेबल अगर रखी हुई है ऑलरेडी, तो उस टेबल के जो नीचे लेग्स होते हैं उसके बीच में और जो फर्श है उसके बीच में, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है, यानी दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, बट फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल आप ये बुक ले लीजिए, जैसे ये बुक है, अगर ये बुक अभी रखी हुई है तो ये बुक की सरफेस और ये नीचे बुक की सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग है, दोनों के अंदर कुछ तो रफनेस है, पर अभी क्या ये पहली सरफेस दूसरी सरफेस पे मूव कर रही है? नहीं कर रही है। देखो इनिशियली जब मैं इस पर फोर्स लगाने की कोशिश करती हूँ कुछ इस तरीके से, ये इनिशियली मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं की, धीरे धीरे मैंने मेरा फोर्स बढ़ाती गई और बढ़ाती गई, एक लिमिट आएगी जब ये ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देगी मेरे फोर्स ऑफ के कारण, और जब मैंने फोर्स लगाया तब ये मूव करना शुरू हो गई। तो इनिशियल लेवल जहाँ पर पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, बट पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर मूव नहीं कर रही है, दोनों के बीच में मोशन नहीं है, तो उस टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोई हैवी टेबल या चेयर को जब आप स्टार्टिंग में खसकाने की कोशिश करते हो तो आप देखो आप उस पर फोर्स लगाते हो, लेकिन वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, यानी कि उस समय फ्रिक्शन फोर्स तो काम कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स काम इतना नहीं कर पा रहा कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, तो इस कंडीशन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नोट दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, अपने आप नहीं आता, जब आप कोई फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हो तो कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। इतना याद रखना कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिंपल रखा हुआ है और आप सोचो कि ये मोशन नहीं कर रही है, दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है। जब आप उस पर फोर्स लगाना शुरू कर रहे हो तब नीचे जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है दोनों सरफेस में, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, जैसे आप कोई हैवी टेबल है उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले जब वो टेबल नॉर्मली रखी हुई थी तब स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा था, पर जब आपने उस टेबल पर फोर्स लगाना शुरू किया तब उस टेबल और फर्श के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। तो जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, बट कंडीशन क्या है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो आपका फोर्स इतना कम है कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रही है, और स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि वो ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला पा रहा है, आने ही नहीं दे रहा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, सो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब देखो कोई हैवी टेबल है, इनिशियली आपने फोर्स लगाया, आपका फोर्स बहुत कम है, तो फोर्स तो लगा रहे हो ना आप, तो उस फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, यानी कि जब आपने फोर्स लगाना शुरू किया तो टेबल और सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू हो चुका है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है और आपके फोर्स की वैल्यू कम है, तो ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन में नहीं आ पा रही है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपना फोर्स बढ़ा देते हो, तो फोर्स को आप बढ़ाते जा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। वो जो रफनेस है, वो रफनेस को हटाए कैसे जाएगा, ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे लाया जाएगा? जब आप आपके द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स को और बढ़ाओगे। तो जब आप धीरे धीरे उस फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो तो एक कंडीशन ये आती है जहाँ पर दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं। देखो ये कोई हैवी बॉक्स है और ये नॉर्मली सरफेस है, ठीक है। अब अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, इनिशियली आपने इसको धक्का लगाया, हैवी अभी हिल नहीं रहा है, मोशन में नहीं है, तो फोर्स तो आपने लगाया ना। अब फोर्स जब आपने लगाया तो अभी इसके दोनों सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि ये मोशन में नहीं है, तो उस समय ये जो फ्रिक्शन है क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको इसे खसकाना ही है, तो आपने अपना फोर्स को क्या कर दिया? और बढ़ा दिया। तो जब आप अपने इस फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर आपके द्वारा जो अप्लाइड किया गया फोर्स है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपस में बराबर हो जाए। स्टैटिक में ये फ्रिक्शन ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है, पर जब आप फोर्स लगाते जा रहे हो तो ये फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
यहाँ पर प्रेशर लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाने के लिए फोर्स करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो जब ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए तो उसके जस्ट बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप थोड़ा सा भी अपना फोर्स अप्लाइड कर लोगे तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी अप्लाइड फोर्स और इस फ्रिक्शन की वैल्यू अपन दोनों बराबर हो चुकी है और जस्ट वो कंडीशन आ चुकी है कि इसके द्वारा आपने थोड़ा सा भी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर लिया या फोर्स को बढ़ा लिया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगी और स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। वो फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर मोड, यानी कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी के जस्ट मूव करने की तैयारी में है। अगर थोड़ा सा भी ये और ये फोर्स दोनों इतने बराबर हो चुके हैं कि आपने पहले स्टैटिक ज़्यादा था, आपका फोर्स कम था तो ये मूव नहीं कर रही थी, पर धीरे धीरे आपने अपना फोर्स इतना बढ़ा लिया कि ये और ये दोनों बराबर हो गए और अब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अगर ये थोड़ा सा भी बराबर हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा भी अपन ने इसको बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्ट ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगी। तो वो कंडीशन जहाँ पे ये दोनों बराबर है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल तैयारी में है कि थोड़ा सा भी बढ़ गया अप्लाइड फोर्स तो मूव कर देगी, वो कंडीशन कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये एक लिमिट आ चुकी है जहाँ पर दोनों बराबर हैं। नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन, वेरी सिंपल। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि वो स्टैटिक फोर्स की वैल्यू से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये स्टैटिक यानी कि नॉर्मल जो दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बाद वाली कंडीशन जो मैंने अब आपको समझाई कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दें तो ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो वो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है सरफेस के बीच में उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो चुका है और कांटेक्ट के भी दोनों सरफेस का जो कांटेक्ट फोर्स है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू ज़ीरो होती जाएगी। ठीक है, आप अप्लाइड फोर्स को अब कितना भी बढ़ा लो, ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुकी है, बट नीचे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसका तो आपको लगातार उस अप्लाइड फोर्स को इससे ज़्यादा रख के ही उसे मोशन में रखना पड़ेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन वही फ्रिक्शन है जो दो सरफेस के बीच में लग रहा है, बट कंडीशन ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है बट फिर भी उनकी सरफेस के बीच में ये फोर्स लगाया जा रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है दैट comes into play when the body is actually moving over the surface of another body. ठीक है, now kinetic friction are two types, sliding friction and rolling friction. sliding friction का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करती है, ठीक है, स्लाइड करना मतलब रगड़ना, ठीक है, तो दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। और सेकंड क्या है? मोशन भी दो टाइप से है, या तो स्लाइड होना या रोल होना, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस पर रोल करती है, जैसे इसको आप रोल करवा रहे हो, इसे धक्का लगा रहे हो या खींच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में? रोलिंग के। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक सरफेस है वो दूसरी सरफेस पे मूव कर रही है, तो दोनों सरफेस का जो कांटेक्ट एरिया है वो ज़्यादा है तो रफनेस ज़्यादा होगी, रफनेस ज़्यादा होगी तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत कम एरिया कांटेक्ट में आता है सरफेस के और लगातार ये एरिया चेंज होता रहता है जैसे जैसे ये रोल आगे की तरफ जाता रहेगा, तो कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम होता है। कम होने के कारण इनके बीच की जो इंटरलॉकिंग है वो कम होगी, कम होने के कारण रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। तो हम किसी भी चीज़ को रोल करते हैं या कोई सिलेंडर है या उसको जल्दी से सरफेस पर लुढ़काते हैं तो वो आसानी से मूव कर लेता है क्योंकि उस समय उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन कम होता है। जबकि हम किसी ब्लॉक को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर रगड़ेंगे, ठीक है, या खींचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उस लगेज के और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है। तो कंक्लूजन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट,
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। कैसे पता चला? तो अभी मैंने आपको स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया था कि आप नॉर्मली वुडन ब्लॉक को टेबल पर रखिए और इसे मोशन में लाने की कोशिश कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप इस पर जो फोर्स लगाएंगे वो इतना नेग्लिजिबल रहेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये अप्लाइड फोर्स इसे खींचने के लिए और जो फ्रिक्शन है वो दोनों बराबर रहेंगे, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और जब आप एक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि वुडन ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। और जिस मोमेंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाए उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू कहलाती है आपकी एक्चुअल फ्रिक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस से आप फ्रिक्शन मेजर कर लेंगे। बट इसी वुडन ब्लॉक के नीचे बहुत सारी पेंसिल्स रख दी जाए और फिर इसे मोशन में लाया जाएगा तो क्या होगा? तो ये वुडन ब्लॉक इजीली मूव करेगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल जो होता है वो रोल्स होते हैं और जब ये मूव करेगा तो इसकी वैल्यू आपको कम नज़र आएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। वैन एवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डेली एप्लीकेशंस में ये कोशिश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए कि वो स्लाइडिंग के कंपैरिजन में रोलिंग हो। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा जो वर्क डन है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए वो कम होगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि शूज़ वगैरह इस पर नीचे भी व्हील्स लगा दिए जाते हैं ताकि ये आसानी से चल जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो। फिर हम कोई बहुत हैवी लगेज कैरी करने वाली गाड़ियाँ होती है, जैसे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा। ठीक है, काफ़ी सारा सामान होता है, या तो वो गाड़ी के नीचे भी क्या लगा दिया जाता है? व्हील्स लगा दिए जाते हैं ताकि उसे कैरी करना आसान हो। एक एक लगेज को अगर हम इस तरह से खींचेंगे, है ना, या हैवी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सारा सामान है, अगर उसके एक एक बॉक्सों को इस तरह से खींचा जाएगा तो उससे हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसे खसकाने के लिए अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट अगर उसके नीचे रोल्स लगा दिया जाए या व्हील्स लगा दिए जाए तो वो आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, और ये स्केट्स का रोलर स्केट्स जो उसका पिक दिखा रखा है यहाँ पर बताया गया है कि इसके नीचे भी व्हील्स लगा दिए जाते हैं, जिससे आप बहुत फास्ट मोशन कर सकते हो नॉर्मली जो शूज़ पहनकर करते हो उसके कंपैरिजन में। रोलर स्केट्स के अंदर नीचे व्हील्स लगे होते हैं और बहुत छोटी छोटी व्हील्स होते हैं, तो इसके व्हील्स के बीच में उसके बीच में फ्रिक्शन जो होता है रोड के बीच में बहुत कम होता है, जिसके कारण मोशन क्या होती है? फास्ट होती है। यानी फ्रिक्शन अगर आपको कम होगा तो मोशन फास्ट होगी, आपको अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो आपको अप्लाइड फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और मोशन स्लो होगी। ठीक है, नाउ आपने देखा होगा कि कुछ सूटकेस और बैग्स होते हैं जो हैवी होते हैं तो उनके नीचे भी व्हील्स लगाए जाते हैं आजकल। इसका कारण ये है कि वो हैवी लगेज को खींचना या धकेलने के कंपैरिजन में नीचे व्हील्स होंगे तो उसे लुढ़काना ज़्यादा आसान रहता है। नाउ फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब फोर्स वो सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। सबसे पहली मेन चीज़ है दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो दोनों सरफेस के बीच में प्रेजेंट रफनेस या रफ सरफेस जो होती है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है। अगर सरफेस की रफनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, और सरफेस स्मूथ है तो जो रफनेस है वो कम होगी और फ्रिक्शन फोर्स भी कम रहेगा। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी का वेट भी मेजर करता है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होती हैं उस पर फोर्स और फ्रिक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेट के, यानी कि 90 डिग्री पे, और ज़्यादा से ज़्यादा वेट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और वेट कम होगा। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा भारी है तो वो बहुत जल्दी क्या करेगी? उस सरफेस से पकड़ बना लेगी। ठीक है, उस सरफेस से इस तरह से, जैसे ये पेन बहुत हैवी है तो अगर ये इस सरफेस पे रखाएगा तो इसे इस तरह से दबा देगा, तो उस समय उसका मूव करना आसान नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका वेट ही इतना ज़्यादा है कि वो इंटरलॉकिंग ज़्यादा बना लेता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट क्या होगा? फ्रिक्शन को बढ़ाएगा और कम से कम वेट फ्रिक्शन से कम रहेगा। नाउ एक्टिविटी 2, टू शो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे की सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी गिवन है कि एक वुडन टेबल है
उस पर एक बोर्ड रखा है इस तरह से, और एक बुक है और एक पेंसिल है। तो आप इन तीनों का मोशन करवा कर देखिए। एक क्लॉथ पर पेंसिल को मूव करवा कर देखिए, एक वुडन ब्लॉक पर करवा कर देख लीजिए, और एक बार ये कार्ड पर करवा कर देख लीजिए। ठीक है, ये क्लॉथ के कारण क्या हो जाएगा, रफनेस बढ़ेगी, और रफनेस बढ़ने के कारण मोशन की वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि नॉर्मली टेबल पर इस पेंसिल को रोल करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो जितना सरफेस के बीच में रफनेस आती जाएगी वो अलग अलग मोशन को शो करेगी। जैसे यहाँ पर रफनेस कम थी तो यहाँ पर जल्दी मोशन कर लिया, लेकिन यहाँ रफनेस ज़्यादा है तो मोशन बहुत स्लो किया। तो रफनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होता है और मोशन किसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के या सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। अब कैसे हम ये देखेंगे कि फ्लूइड यानी कि लिक्विड में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है। तो लिक्विड में भी कैसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है और गैस भी कैसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड करती है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।